गुड मॉर्निंग। आज फोर्थ क्लास होगी डीएलएड फर्स्ट ईयर की, F12 की, पता है आपको। तो अब हम इसमें देर नहीं करते हुए सीधे टॉपिक पर जाने की कोशिश करेंगे। हमको जो आज टॉपिक्स कराने हैं आपको पता है क्या है, वो हम एक बार फिर से बोल दे रहे हैं। प्रियंका, अम्बे कुमारी, मुर्तज़ा, राहुल कुमार, मुन्नी कुमारी, रिबा कुमारी, वैदेही चौरसिया, अंजनी कुमारी, रुचि मिश्रा, रोशन कुमार। परफेक्ट इंग्लिश क्लास। तुम नाम क्यों नहीं लिखते हो बाबू? नाम लिखना चाहिए ना। चलो, चंदा झा, नीतू कुमारी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिंटू राज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी जी। टाइम ऑलरेडी हो चुका है, तो हम कोशिश करेंगे आप लोग बिना देर किए हुए जल्दी से जल्दी जुड़ जाए। जैसा कि हम बता चुके थे, आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बात कर चुके थे पहले भी, हम बता दे रहे हैं एक बार और। आज हमको कंप्यूटर्स के बारे में जानना है, एक ब्रीफ नॉलेज जानेंगे कंप्यूटर के बारे में। हालांकि प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्यूटर को जो लोग कैलकुलेट करते हैं अपने हिसाब से समझने के लिए, तो वो हमने बताया था C4 कैलकुलेटर मतलब गणना का काम करता है, O4 ऑपरेट संचालन करता है किसी भी चीज़ को। ठीक है, संजय कुमार यादव जस्ट ज्वाइन नाउ। और M फॉर मेमोराइज समराइज करता है किसी चीज़ को। P फॉर प्रिंटिंग वर्क दे देता है। U फॉर कंप्यूटर में U फॉर अपडेट होता है किसी चीज़ का अपडेशन, आधुनिकीकरण, आज से जोड़ के देखना। टैबलेटिंग करना, T फॉर टैबलेटिंग। ठीक है, एक टेबुलर फॉर्म में पूरी जानकारी को एक साथ ऐड कर देना। E फॉर एडिट होता है, उसमें किसी तरह का हमको चेंजेस करना हो, कुछ बदलाव लाना हो उसके लिए। चलो, पार्वती कुमारी जस्ट ज्वाइन नाउ। और R फॉर होता है रिस्पॉन्स, मतलब सारी चीज़ों के बाद जो आपने क्वेश्चन मांगा है, आपका सवाल है, उसका वो फीडबैक देता है। हाँ मनीषा चौधरी, जल्दी मनीषा चौधरी जस्ट ज्वाइन नाउ। मनीषा चौधरी, क्या हुआ? आवाज़ आने में दिक्कत हो रही है। बाकी लोगों को बोल रहे हैं भाई, आप सभी लोग बस, आई एम काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। रूबी शर्मा जस्ट ज्वाइन नाउ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी आवाज़ को म्यूट कर दीजिए। हम कई बार बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं, हम म्यूट कर सकते हैं, बट हम म्यूट इसलिए नहीं करते हैं कि अगर आपको कोई क्वेश्चनिंग होगा तो आप पूछ लीजिएगा, हम उसका रिस्पॉन्ड दे देंगे। और अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो आप कमेंट में हमसे सवाल कर सकते हैं, कमेंट में भी सवाल दे सकते हैं मैसेज करके। इवन आफ्टर दिस क्लास एंड होने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक स्टिल नॉट कंप्लीटेड फॉर यू, देन यू मे आस्क अगेन इट by personal WhatsApp number. You can just send me what is your problem exactly. I will just have to discuss with that. Clear? Whenever I have the time. जब हमको समय मिलेगा, समय रहते हुए हम आपके सवाल का जो पर्टिकुलरली आंसर होगा वो आपको फीडबैक दे देंगे, बता देंगे। ठीक है, चलो ममता कुमारी जुड़ जाओ जल्दी से। तो अभी तक भी जो लोग नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ वी आर लाइव नाउ, जस्ट ज्वाइन अस। ओके, शिव शंकर शर्मा जस्ट ज्वाइन नाउ। एंड नाउ फर्दर वन बाय वन हैव टू ज्वाइन इट। क्लियर? तो हम बिना देर किए हुए अब टॉपिक पर चल रहे हैं। पिछला टॉपिक हमको लगता है आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर एक बार बोल दे रहे हैं, इसके पहले कि क्लास स्टार्ट करें और फिर आप में से कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट्स करें, आप लोग कन्फ्यूज़न क्रिएट मत कीजिए। पूरा कंसंट्रेशन बनाते हुए क्लास देखिए, सुनिए। वीडियो हम इसके बाद दे देंगे आपको, तो और भी आसानी हो जाएगी, फर्दर रिवीजन के लिए आसानी रहेगा, है ना। तो आप कंसंट्रेट होकर के इन चीज़ों को ध्यान दें। दूसरी चीज़ है कि आपके सवाल होंगे तो हम इनकार नहीं कर रहे, डिनाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपको है कि आप हमको मैसेज दे सकते हैं, आपका इवन आप सवाल भी कर सकते हैं, बट ऐसे म्यूट रहिए। ठीक है ना, जब ज़रूरत होगा देन आप सवाल कर लेंगे। तो अब हम बिना लेट किए हुए टॉपिक पे आ जाते हैं। हम आज बात कर रहे हैं कंप्यूटर के बारे में।
आपको एक बार और बता दें, शायद बताया हो या ध्यान में नहीं रहा हो तो नहीं भी बताया होगा, आपका जो कोर्स डीएलएड है इसमें तो ये इम्पोर्टेंट है ही, बीएड के लिए भी बहुत 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 इम्पोर्टेंट है ही। इन दोनों के अलावा नेट यूजीसी का जो एग्ज़ाम होता है, यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है, उसके पेपर वन में भी इससे सवाल आता है, तो वहाँ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है पेपर 1 के लिए। तो काइंडली आप चीज़ों को ठीक से समझेंगे, किसी तरह का कन्फ्यूजन्स अगर हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देर बिना किए हुए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। आप में से किसी ने सवाल ये भी किया था, ठीक है, कि CTET के लिए रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं, हमने कई बार कोशिश किया है कि जो रिलेवेंट है, जैसे एग्ज़ाम्स का लास्ट हुआ CTET का, तो जो रिलेवेंट है उसके अंदर पूछे गए क्वेश्चन है उसके बारे में हम आप लोगों से बात कर सके, किया है। कल के डेट में भी जो एग्ज़ाम्स हुई है उसमें भी ICT से भी क्वेश्चन रहा है। हाँ, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था बट क्वेश्चन था। ये कहना क्वेश्चन नहीं था, इट्स रॉन्ग, क्वेश्चन था, ज़्यादा नहीं था, ठीक है। अब उसमें देखिए कुछ खास टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन कल पूछे गए थे। जीन प्याजे से क्वेश्चन था, कई क्वेश्चन थे, और जीन प्याजे से ज़्यादा हम समझ रहे थे जीन प्याजे से ही ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, लेकिन नहीं, जीन प्याजे से भी ज़्यादा क्वेश्चन वाइगोत्स्की से पूछा गया है कल वाले एग्जाम्स में। कैलकुलेशंस वगैरह की बात करो अगर, तो कैलकुलेशंस में मैथमेटिक्स का जो लेवल था बहुत आसान था। 1 to 5 का लेवल मैथमेटिक्स का बहुत ही आसान दिया है, लेकिन 6 to 8 हार्ड था। हाँ, 6 to 8 का हार्ड था, टफ था। लेकिन एक चीज़ ये थी कि क्वेश्चंस का जो मल्टीप्लिकेशन था वो लंबा था, कैलकुलेशन बहुत लंबा था। क्वेश्चन आसान था लेकिन कैलकुलेशन लंबा था। हाँ बिल्कुल, तो इसलिए टाइम लेने वाला था, टाइम टेकन था, तो उसके लिए प्रैक्टिस मस्ट है। कीर्तिराज, चलो, तो इसीलिए क्या है कि आप लोग इन चीज़ों को ध्यान दीजिए। एक दिन में या 2 दिन में तैयारी CTET की नहीं होगी। और हाँ, ये बात भी तय है कि 1 साल में 2 साल में तैयारी नहीं होती है। CTET को UPSC नहीं है, BPSC नहीं है कि आप उसके लिए सालों साल लगे हुए हैं। आई थिंक मेरा ऐसा मानना है, बल्कि बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि आप अगर 1 से 2 महीना कंटिन्यू एक अच्छी प्रिपरेशन करते हैं और आपका बेसिक्स ठीक है, मतलब आप जो बीएड में जो डीएलएड से पढ़ रहे हो वो चीज़ ठीक है आपका, देन यू कैन वेरी इजीली अचीव योर टारगेट, अचीव योर गोल, अचीव योर सक्सेसिव पॉइंट ऑफ जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स। 90 मार्क्स से कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से गेन कर सकते हैं। हम बात करेंगे उस पर भी बाद में, लेकिन अभी टॉपिक पर आते हैं। क्लियर? उम्मीद करते हैं कोई बीच में म्यूट से अनम्यूट नहीं होगा। आपको जब सवाल होगा तभी आप अनम्यूट होंगे। क्लियर? आगे बढ़े हम, चलिए ठीक है। हमने जैसा आपको कल बताया था लास्ट वीडियो में, परसों ही बताया था मतलब, कि कल क्लास नहीं होगी, और आज के बारे में कहा था कि जो क्लास करेंगे उसमें हम कुछ ऐसी चीज़ों को देखेंगे, कंप्यूटर के बारे में देखेंगे, इसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले कंप्यूटर पे आते हैं, इसके बाद क्या देखेंगे, कंप्यूटर के बाद जाएंगे। कंप्यूटर क्या है? हम बचपन से इस चीज़ को जानते आए हैं। हम समझते हैं कि आज प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला हर बच्चा, हर घर से 1-2 बच्चा होगा। आप में जितने लोग जुड़े हैं सभी के घरों से 1-2 बच्चे, किसी का भतीजा, किसी का बेटा बेटी एंड सो ऑन, तो किसी के भाई बहन होंगे। तो वो जो है वो आप देखते होंगे बचपन से उनको 2-3 चीज़ों पे फोकस किया जाता है। एक, फोकस करते हैं इंग्लिश के ऊपर, कन्वर्सेशन के ऊपर, कि जितना ज़्यादा अंग्रेजी में बात कर सके बच्चा। हालांकि करता नहीं है बच्चा बातचीत इंग्लिश में, बट हेलो हाउ आर यू तक हो जाता है। अपना नाम, अपना पता, एड्रेस ये बता पाता है, इतना कम से कम नेसेसरी है, ठीक है। चलो, अर्चना भारती जस्ट ज्वाइन। तो उस तरीके से हम देखते हैं कि उनको जोड़ा जाता है, बच्चों को हैबिचुएट किया जाता है इंग्लिश की तरफ। दूसरा चीज़ क्या होता है, कंप्यूटर तक अप्रोचिंग उसकी होती है, बचपन से ड्राइंग है, आगे बढ़ने का उसमें और चीज़ें जोड़ी जाती हैं, अपना रिज्यूम बनाना, बायोडाटा बनाना, उससे और आगे बढ़ करके माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जानना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में जानना। जो चीज़ें आज 4-5 क्लास के बच्चे कर रहे हैं ना, यही चीज़ों को पहले वाले टाइम में, आज से 10-15 साल पहले तक लोग मैट्रिक करने के बाद, इंटर करने के बाद जाकर के DCA कोर्स किया करते थे। 6 महीने का कोर्स होता था, 3 महीने का कोर्स होता था, 4 महीने का कोर्स होता था, सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाती थी और वो लिखते थे डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो चीज़ें इतनी बदल गई हैं कि जिसको स्पेशली कोर्स किया करते थे हम, वो आज बिना कोर्स के हमारे कोर्स के साथ जुड़ के मिल रहा है। तो चीज़ें बहुत क्लोज आ गई। इसका मतलब ये चीज़ है कि ये इतनी तेज़ी में हमारे साथ इंक्लूस्ड हो गई है, इंक्लूसिवली आ चुकी है, हमारी एजुकेशन का हिस्सा बन चुकी है कि इससे हट के हम अपने आप को नहीं देख सकते।
एक टीचर एक अच्छा टीचर हो और कंप्यूटर के बारे में अनअवेयर हो, ऐसा नहीं माना जा सकता है। एक अच्छा टीचर हो और उसको इंग्लिश नहीं आती हो, ये नहीं माना जा सकता है। सब्जेक्ट जो भी है, मैथ का टीचर है, एसएसटी का टीचर है, साइंस का टीचर है, या अदर एनी सब्जेक्ट का टीचर है, वो डजेंट मैटर एट ऑल, बट ही मस्ट नो टू सम नॉलेज ऑफ इंग्लिश। उसको जानना ही चाहिए कुछ ना कुछ नॉलेज इंग्लिश का, सम नॉलेज ऑफ इवन बेसिक नॉलेज एटलीस्ट, कम से कम कंप्यूटर का भी आना ही चाहिए, है ना। इतना ज़रूरी है, तभी आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, आगे अचीव कर सकते हैं। इवन अगर जिसके पास कंप्यूटर्स नहीं है, तो हर आदमी के हैंड में 4G फ़ोन रखा हुआ है, जिससे आप हमसे जुड़े हुए हैं अभी। इस 4G फ़ोन में भी आपको पूरा कंप्यूटर का एक मिनी पीस कह सकते हैं, छोटा पीस है कंप्यूटर का। जो कंप्यूटर करता है वही काम ये कर रहा है, बट सॉफ्टवेयर अलग है उसके लिए, सॉफ्टवेयर इसके लिए अलग है, प्रोसीजर उसमें कीबोर्ड का यूज़ करता है, यहाँ नहीं करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट स्क्रीन टच होता है। तो कंप्यूटर में भी स्क्रीन टच आजकल चीज़ें आ गई हैं, हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा दोनों में तालमेल देखने को मिल रहा है। अब हम कंप्यूटर के बेसिक्स लाइन पे आ जा रहे हैं सीधे, ठीक है। कंप्यूटर क्या है, अगर कोई आपसे सवाल करता है, तो पुराने ज़माने की तरह जो बच्चे लोग आंसर देते थे कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये इनफ नहीं है आज के डेट में। ये तब के लिए काफ़ी रहा होगा जब आप जूनियर क्लास में थे, बट अब आप जूनियर क्लास में नहीं हैं। आप किसी स्कूल में टीचर होंगे और आपके पास जूनियर बच्चे होंगे, तो आपके बच्चे अगर ये जवाब दे रहे हैं कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तब तो चलेगा। बट बच्चों के टीचर हो करके आप अगर ये जवाब दे रही हैं, आप जवाब ये दे रहे हैं, देन ये जवाब आपका नहीं चलेगा। चलो साल के परवीन, ठीक है। तो हमको कोशिश करनी होगी कि हम क्या कुछ ऐसा जवाब देंगे जो वैलिड पॉइंट हो, जिसको माना जाए और जो वैलिड हो, ठीक है ना। उसके लिए हम क्या ऐसा जवाब दे सकते हैं कंप्यूटर के बारे में। तो कोई देना चाहेगा जवाब आप में से, बोलना चाहेगा, पहले बोल सकते हो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। चलो हम ही आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे, आपको समझा दें कि आधुनिक युग में जो बहुत महत्वपूर्ण आविष्कार है, महत्वपूर्ण आविष्कार कोई एक चीज़ है ऐसा नहीं, बहुत सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए। मोबाइल फ़ोन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और मोबाइल फ़ोन ही बहुत ज़रूरी है ऐसा नहीं है, टीवी भी बहुत ज़रूरी है, एंटीना भी बहुत ज़रूरी है, डिश एंटीना भी ज़रूरी है, प्रिंटर्स भी ज़रूरी है, कंप्यूटर भी ज़रूरी है, एंड सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है। इवन जो चीज़ पहले से डिस्कवर है, जैसे ट्रेन है, उसमें नई नई टेक्निक्स जोड़ी जा रही है ना। हमारे घर में जो चीज़ डोमेस्टिक आर्टिकल्स हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें नई नई चीज़ें हम जोड़े जा रहे हैं डे बाई डे, है ना। सिस्टम्स जोड़ा जा रहा है। आप देखते हैं जब पहले जाते थे नॉक करना पड़ता था, आज जाते हैं तो बेल डोर होता है। पहले जब बेल डोर होता था उसमें एक पुरानी ट्रिंग 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 घंटी बजती थी, आज उसमें तरह तरह के क्या है मेलोडियस सॉन्ग आ जाते हैं, वो बज रहे हैं। पहले मोटर भरता था तो मोटर में आवाज़ नहीं आती थी, अब मोटर वगैरह भरा जाता है तो उसके साथ आपको आता है कि आपका मोटर फिल हो चुका है, कृपया स्विच ऑफ कर दें, ये आवाज़ें आने लगती हैं साथ साथ। तो ऐसी चीज़ों से हर टेक्निक को जोड़ दिया गया। पहले जब यूपीआई पेमेंट किया करते थे तो फिर ऐसे ही होता था, बस अब मैसेज आया देख लो। अब मैसेज आता है, साथ में आवाज़ भी आती है कि इतना पेमेंट क्रेडिटेड, इतना पेमेंट आपका डिबेटेड, ये मैसेज आपको आ जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि हर एक चीज़ आज डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है। तो बेचारा कंप्यूटर जो कि आज की आधुनिक मशीन है, वो डेवलप क्यों ना करे, वो भी डेवलप किया है। तो हम कहेंगे अगर तो आधुनिक युग में कंप्यूटर के द्वारा सभी जो भी चीज़ें हैं, कंप्यूटर के द्वारा सभी यौगिक, आंकिक, मूल्यांकन संबंधी जितने भी कार्य हैं उनको किया जा रहा है। आज अभी आपने कल जैसा एग्ज़ाम हुआ, लगातार एग्ज़ाम चल रहा था, CGT वाला कैसे चल रहा था, कंप्यूटर की मदद से चल रहा था, ऑनलाइन सिस्टम से, पहले ऑफलाइन होता था। तो एग्ज़ाम्स ने भी नए परिवेश में, नए युग में अपना आगमन किया और अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ दिया। अब भले वो 1 महीने में रिजल्ट दे, वो एक बात है, लेकिन अगर देना चाहे ना रिजल्ट, तो आज एग्ज़ाम हुआ है, आज का रिजल्ट आज शाम दे दें। इतनी फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास आज के डेट में, तो ये कंप्यूटर के बिना पे ही संभव हो पाया है। आज के जो जीवन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे उद्योग हो, फील्ड की बात कर रहे हैं, उद्योग हो, व्यापार हो, वाणिज्य हो, रेल हो, कृषि हो, है ना, या इस तरह से और भी बहुत ज़्यादा क्षेत्र है। आप कृषि में चले जाइए, वहाँ भी आधुनिक चीज़ें जोड़ी दी गई हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, हल बैल से खेती हो रही थी, आज हल बैल तो कहीं नहीं है, आज ट्रैक्टर से खेती हो रही है। पहले इसके अलावा ट्रैक्टर ही बहुत बैक हो गया, अब उसमें नई नई टेक्नोलॉजीज़ का सहारा लिया जा रहा है तरह तरह से।
तो हमने हर चीज़ों को, हर सिस्टम को डेवलप करा है आधुनिक युग के साथ। कंप्यूटर के अर्थ की अगर हम बात कर लें तो हमने ऑलरेडी पहले कहा कि कैलकुलेटर का काम भी वो करता है। C फॉर कैलकुलेटर, O फॉर ऑपरेट, M फॉर मेमोराइजिंग कैपेबिलिटी, P फॉर प्रिंटिंग, U फॉर अपडेशन, T फॉर टेबुलेशन, किसी चीज़ को एक सारणीबद्ध कर देना, एक जगह ला के सजो के देना, E फॉर एडिटेड, R फॉर रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो हर तरह की क्रिया, चाहे वो गणना करने का काम हो, संचालन करने की क्रिया हो, चाहे स्मरण रखने की शक्ति हो, याद रखने की शक्ति हो, मुद्रण करना हो या प्रिंटिंग करना हो या आधुनिकीकरण करना हो और अपडेशन करना हो और नयापन लाना हो किसी काम में, किए हुए काम में, सारणी बनाना हो, किसी को सारणीबद्ध करना हो, किसी चीज़ को एक साथ, है ना, समायोजित करते हुए, या फिर एडिट करना हो किसी तरह का लिखा हुआ पहले का आर्टिकल है उसमें आज संशोधन करना है, उसमें नई चीज़ों को जोड़ना है, आर्टिकल्स को जोड़ना है, किसी चीज़ को बढ़ाना है, घटाना है, ये जो भी चीज़ करना होगा, रिस्पॉन्स करना होगा, किसी के पूछे गए किसी पर्टिकुलर सवाल का जवाब देना होगा, रिस्पॉन्ड करना होगा, हर तरह की क्रिया के लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल आज कर रहे हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत है? ऐसे में अगर आपसे कोई कंप्यूटर के बारे में पूछता है कि सिंपल है भैया, ये तो सारी चीज़ हो गई, कंप्यूटर से कोई चीज़ नहीं बचा, मामूली से किसी होटल के अंदर चले जाए तो वहाँ बिल काटने के लिए भी कंप्यूटर रखा हुआ है, किसी बड़े शॉप में चले जाए, किसी बड़े मॉल में चले जाए, रिलायंस में चले जाओ, या ऐसा बहुत बड़ा बड़ा मॉल है, जितना भी हॉल है, मॉल है, सब जगह पे आप देखेंगे कंप्यूटर ने अपनी जगह ली है। इवन आज तो कैब्स के अंदर, ओला कैब्स के अंदर, आपके कैब्स के अंदर, हर जगह आज कंप्यूटर ने अपनी जगह बना ली है। कंप्यूटर्स ने अपनी जगह ट्रेन के अंदर ही बनाई है। हमारे यहाँ नहीं डेवलप ट्रेन हैं अभी, लेकिन आप जाइए जापान में देखिए, टोक्यो जापान के अंदर जो ट्रेन्स वगैरह है वो फुल्ली कंप्यूटराइज्ड है। ऑटोमेटेड रुकना, ऑटोमेटेड जाना, ऑटोमेटेड आना, इस सब तरीके से टाइमली, कोई लेट नहीं है और कोई एक्सीडेंट का खतरा भी नहीं है। आदमी देखने में गलती कर सकता है और सेंसर के ज़रिए वो देखने में गलती बिल्कुल भी नहीं करेगा। एक थोड़ी सी ठंड होगी उसका पहचान उसको है, थोड़ी सी गर्मी होगी उसकी पहचान है, सेंसर के अकॉर्डिंग दूर की दूरी है कोई चीज़, और थोड़ा भी उसको कंफ्यूजन लग रहा है तो ब्रेक कर देगा ट्रेन को। ये सारी फैसिलिटीज़ के साथ वहाँ की जो ट्रेन है वो लैस है। चाहे हम अमेरिका की बात करें, ख़ास तौर पर अगर हम जापान की बात करते हैं तो वहाँ की ट्रेन बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है। हमारे यहाँ जो मेट्रो आया है अभी, हम ऑलरेडी 50 ईयर्स बैक जा रहे हैं, हम बहुत आगे चले गए, ऐसा नहीं है। और दिक्कत क्या होता है कि जब इकोनॉमी की बात होती है तो जो शायद नहीं बोलना चाहिए लेकिन क्या करें, एग्जाम्पल में देना ही पड़ता है, जब भी अगर किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट की बात आएगी, एजेंडा की बात आएगी, तो उसमें सबसे पहला रोल किसका होगा? वहाँ की जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो जिसको हम नेता बोलते हैं, जिसको हम पॉलिटिशियंस बोलते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट होगा। और ये लोग अपनी नाकामी को छिपाने के लिए क्या करते हैं कि सारी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं। वरना अगर ईमानदारी से बात करें तो हम भारतीय हैं, फख्र करते हैं इस बात पे, नो डाउट, लेकिन भारतीय होने के साथ साथ हमारा जितना पुराना भविष्य रहा है, उज्ज्वल भविष्य रहा है हमारा। बिहार को देख लो, बिहार में पूरे विश्व से लोग पढ़ने आया करते थे, एक समय था, और आज बिहार उतने दिनों के बाद कहाँ है। तो ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बट जितना तेज़ी में होना चाहिए हमको लगता है वो नहीं हुआ है। और इस सब के पीछे का रीज़न क्या है? करप्शन है। इन सब के पीछे क्या वजह क्या है? पार्टीवाद है। एक पार्टी दूसरे पार्टी के मामले को लेकर चल रही है, आगे बढ़ रही है, वोट ले रही है, जीत रही है, हार रही है, वो हो रहा है। बट पब्लिक के जो एजेंडाज है, पब्लिक के जो फिगर्स, पब्लिक के जो वैल्यूज़ हैं, उनका जो भी एक मतलब काम होना चाहिए, वो उनके नज़र में सेकेंडरी मायने पर है, सेकेंडरी पायदान पर है। ये ड्रॉबैक्स है। खैर, इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम भी कुछ नहीं कर सकते हो। हम लोग को जब एक मौका मिलता है तो वोट का, तो उसमें क्या होता है कि हमारा तुम्हारा 10-20 वोट क्या करेगा, लेकिन हाँ, निर्णायक वोट कभी कभी 1-2 वोट भी हो जाता है। तो हमें अगर सोच बदलनी होगी तो जाकर के शायद हमारा देश बदलेगा, नहीं तो हम पार्टियों के साथ आगे पीछे घूमते रहेंगे और वो हमको कबड्डी खिलाते रहेंगे, ऐसे कभी इस पाले में कभी उस पाले में। अगर हम नाखुश हो गए कांग्रेस से, बीजेपी को ले आएंगे, बीजेपी से नाखुश हो गए कांग्रेस को ले आएंगे, दोनों से नाखुश हो गए किसी तीसरे पार्टी को उठा के लाएंगे। होगा क्या? होगा क्या? तीनों पार्टी को, चारों पार्टी को, 10 पार्टी को उठा के देख लो, सब पार्टी का आना जाना लगा रहेगा, लेकिन पब्लिक का एजेंडा ऐसे ही बना रहेगा। तो ये ड्रॉबैक्स हमारे देश के साथ हुआ है, जो कि बाकी देश की तुलना में हमारे देश में कई गुना ज़्यादा है। संत चलो ज्वाइन हो जाओ जस्ट। तो अब हम सीधे इन मुद्दों को अगर देखें तो हमने एक उदाहरण के तौर पर ये बात रखी थी कि हमारा मेट्रो 50 ईयर्स बैक जा रहा है। अगर आप जापान की मेट्रो की बात करेंगे तो वहाँ की मेट्रो इतनी हाईली एडवांस्ड है, और प्लस वहाँ एक्सीडेंट्स वगैरह का खतरा नहीं होता है, होता ही नहीं खतरा है, एक्सीडेंट्स वगैरह होते ही नहीं नॉर्मली। हमारे यहाँ तो होते ही रहते हैं, अक्सर आते रहते हैं। इस बीच में भी एक हादसा हुआ है ट्रेन का। तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है कि हम कर क्या सकते हैं, चूँकि हम ही भारत के भविष्य हैं, आप भारत के भविष्य हैं।
जो चले गए, जिनका एज गुजर गया, उनकी बात छोड़ दीजिए। यू आर द फ्यूचर ऑफ आवर इंडिया। हमारे भारत का भविष्य अगर कोई है तो वो आप लोग हो। अगर हम आपको अगर देखते हैं, कम से कम अगर मान के चलिए आप 100 बच्चे हैं, अभी इस क्लास में जुड़े हुए हम लोग हैं 100 बच्चे मान लीजिए। अगर ये 100 बच्चे 100 स्कूल में जाते हैं और 100 बच्चे 100 बच्चों को पढ़ाते हैं, इसका मतलब 100 × 100 कितना होता है? 10,000। अगर इस तरीके से ये 10,000 बच्चे गाइडेड होते हैं और सही तरीके पे गाइडेड होते हैं तो हम क्या नहीं कर सकते हैं? व्हाट वी डोंट कैन डू दैट। क्यों नहीं कुछ हम कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं, बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा चीज़ों को कि हमारी वैल्यूज़ क्या है। ठीक है, कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर है क्या? अगर कंप्यूटर के बारे में कहा जाए तो हम कहेंगे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है। पहला चीज़ तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही बोलेंगे, ठीक है, जो बचपन से बोलते हुए आए हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है जो अपने कार्यों को शीघ्र, जल्दी से जल्दी करती है, शीघ्र से भी शीघ्र कह सकते हैं तो करती है। इन नो टाइम, सेकेंडों में कोई काम कर देती है। जिसको हम मिनटों लगाएंगे, जिस काम को करने में हम मिनटों या घंटों लगाएंगे, उसको कंप्यूटर सेकेंडों में कर पाने की शक्ति रखता है। इतनी स्पीड है उसके अंदर। प्लस विविध सूचनाओं का वो भंडारण है। हम में कोई टीचर होगा इंग्लिश का अच्छा नॉलेजेबल होगा, कोई टीचर होगा मैथमेटिक्स अच्छा जानता होगा, कोई टीचर होगा साइंस अच्छा जानता होगा। कंप्यूटर क्या अच्छा जानता है? कंप्यूटर साइंस भी अच्छा जान रहा है, मैथ्स भी अच्छा जान रहा है, इंग्लिश भी अच्छा जान रहा है। क्या चीज़ है जो वो नहीं जान रहा है? कंप्यूटर से हर कुछ जान रहा है। ठीक है, इसीलिए अगर हम आज ऑफलाइन क्लास की अगर बात करते हैं तो मेरा निजी तौर पे मेरा मानना है, हम ये नहीं बोल रहे तुम भी मान लो, कई लोग कहते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन जो सिस्टम है वो उतना प्रभावी नहीं है, लेकिन मेरा मानना है ये बात गलत है। हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम उतना प्रभावी सही मायने में नहीं है। किनके लिए? बहुत छोटे बच्चों के लिए, जिनको गाइडेंस चाहिए, जो सिर्फ इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर सकते हैं। उनको इंस्ट्रक्शन बताना है और फॉलो करवाना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ द गार्जियन, विद द हेल्प ऑफ द टीचर, विद द हेल्प ऑफ द एनी ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली। जिस बच्चों के साथ उनसे कोई काम मनवाने के लिए हमको आदमी लगाना पड़ेगा, चूंकि वो अपने से खुद से वो काम नहीं करेगा, समझदारी इतनी डेवलप उसमें नहीं हुई है। जैसे 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, उसको अच्छे उसको बुरे की तमीज़ नहीं है, वो सही चीज़ों को समझ नहीं सकता है, गलत चीज़ों में फ़र्क नहीं कर सकता है। तो अगर हम उसको बता भी देंगे तो वो कर पाएगा, ऐसा संभवता नहीं है। हम बताएंगे पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन वो पढ़ना छोड़ करके ऑनलाइन में चला जाएगा मोटू पतलू देखने के लिए। ठीक है ना, वो चला जाएगा कोई और चिंटू बिंटू देखने के लिए चला जाएगा, गट्टू बट्टू देखने के लिए चला जाएगा, वो उस चीज़ को वहाँ यूज़ कर लेगा। तो चूंकि वो फॉलो नहीं करेगा, हमको सामने डर के मारे फॉलो करेगा, फिर फॉलो नहीं करेगा। तो क्या है कि उन बच्चों के लिए आपको ऑफलाइन क्लास ही ज़रूरी है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इससे हम भी 100% मुत्तफिक है। कुछ चीज़ों तक सीमित है, जब राइम्स पढ़ाना होगा, कुछ चीज़ों को याद कराना होगा, कुछ वीडियो के ज़रिए बताना होगा, तो वो लेक्चर शायद बहुत अच्छा उनके लिए भी हो सकता है। लेकिन 100% जूनियर बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास बहुत अच्छा है, नहीं कह सकते, कभी नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, अगर आप जैसे बच्चों की बात करें, जैसे आप बड़े बच्चे हैं, आपकी बात करें, बीएड वालों की बात करें, वो बड़े बच्चे हैं, बीटेक करने वाले बच्चों की, एमटेक करने वाले बच्चों की बात करें, जो टेक्नोलॉजी के कीड़ा है, एक तरह से टेक्नोलॉजी उनसे निकलती है, टेक्नोलॉजी वो डिस्कवर करने वाले हैं आने वाले समय में, उन लोगों के लिए टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। अगर एक बच्चे को किसी बड़े से बड़े कॉलेज में हम डाल देंगे, आप इनके मिश्रा का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप फखरुद्दीन अली अहमद टीएस ट्रेनिंग कॉलेज का उदाहरण ले लीजिए, आप बसैठा कॉलेज बीएड टीचर ट्रेनिंग कॉलेज उसके एग्जाम्पल ले लीजिए, आप किसी भी दूसरे बीएड कॉलेज का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हर एक सब्जेक्ट का विद्वान उसी एक कॉलेज में मौजूद होगा। नहीं होगा। आपको लगेगा कि किसी एक कॉलेज का साइंस का टीचर बहुत अच्छा है, तो किसी दूसरे कॉलेज में मैथ्स वाला टीचर बहुत अच्छा है, किसी तीसरे कॉलेज में इंग्लिश के टीचर बहुत अच्छे हैं, ऐसा लगेगा। लेकिन जब आप कंप्यूटर पे जाएंगे तो उसके पास सारे टीचर्स हैं, उनके पास एक ग्रुप ऑफ टीचर्स, हब है उसका, है ना। आप जब चाहिए, जब एज एंड व्हेन यू हैव रिक्वायर्ड, जब आप जरूरत महसूस करेंगे तब आप उस टीचर को खंगाल लेंगे। वो यूट्यूब पे मिल जाएगा, वो व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, वो फेसबुक पे मिल जाएगा, वो गूगल मीट पे मिल जाएगा, वो जूम आईडी पे मिल जाएगा। आज की डेट में टेक्नोलॉजी के सहारे से हम उन सभी लोगों से जुड़ सकते हैं जिन तक शायद पहुंचना भी हमारे लिए संभव नहीं था। तो आज एजुकेशन सिस्टम को कम से कम उन बच्चों के लिए जो समझदार है, जिनको टेक्नोलॉजी की कदर है, जिनको मालूम है टेक्नोलॉजी से वो क्या कर सकते हैं,
और जिनको पता है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे होगा और उनका फ़ायदा किधर है, वो अपने रास्ते विचलित नहीं होंगे, अपने रास्ते में रहेंगे, मिशन में रहेंगे, गोल से ट्रांसफर्स नहीं होंगे, वो अपनी जगह पर रहेंगे अगर, तो उन बच्चों के लिए इससे अच्छा साधन कभी भी मेरे समझ से ऑफलाइन क्लास नहीं हो सकता है। ऑफलाइन क्लास की एक अलग महत्ता है, उससे इनकार नहीं करते हैं। जब लेसन प्लान की बात होगी ऑफलाइन क्लास ही चाहिए, बताइए क्या करेंगे हम। तो अगर हम ये सोचें कि ऑफलाइन भी हो और प्लस ऑनलाइन मिल जाए तो क्या होगा, दिस विल बी बेस्ट ऑप्शन। अगर आप ऑनलाइन की चीज़ों को ऑनलाइन ले लो, सारी चीज़ों को जो अच्छी मिल रही है ऑनलाइन से ले लो, बाकी ऑफलाइन में जो चीज़ें प्रैक्टिस किए वो आप कर लो, तो यू कैन अचीव योर टारगेट ईजिली। आप अपने टारगेट को ईजिली अचीव कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। शिवानी कुमारी चलो ठीक है। तो इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है, वो अपने कार्यों को शीघ्र से शीघ्र कर देती है। विविध सूचनाओं का भंडारण उसके पास है, समस्याओं को कम से कम समय में बड़ी से बड़ी समस्या दे दें। आप कितना बड़ा कैलकुलेशन दे दें, बस इन नो टाइम वो आपको सॉल्यूशन दे देगा। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन बनेगा तो उसको रखना कैसे है। कई लोग हैं, हम जानते हैं, मेरे सर्किल में ऐसे लोग हैं, ज़रूरी नहीं कि उसका नाम बताया जाए, वो आपकी क्लास के नहीं है। जब अपना बीएससी हम लोग का हो रहा था और एज ओपन स्टूडेंट देयर फ्रॉम इग्नो आई वाज एट जामिया, तो हम लोगों ने साइंटिफिक कैलकुलेटर खरीदा था। हाँ, अपनी बात बता रहे हैं, हम लोगों ने खरीदा, सबने खरीदा। हम अभी तक साइंटिफिक कैलकुलेटर का सारा सिस्टम नहीं जानते, जितना मैंने यूज़ किया था। आई नो, बात समझ रहे हो मेरी। तो टेक्नोलॉजी बहुत कुछ है, बट टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के पहले टेक्नोलॉजी को जानना पड़ेगा ना। अब आपने सवाल ही गलत डायल कर दिया है, आंसर कैसे सही आ जाएगा ये बताओ, नहीं आ सकता है। तो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, और आप अपने पूछे गए प्रॉब्लम्स या समस्याओं को कैसे रखते हैं ताकि कंप्यूटर आपके एग्जैक्ट सवाल को पूर्णतः समझ सके कि आप क्या पूछ रहे हैं, तभी तो कंप्यूटर आपको सही जवाब देगा ना। या आपका सवाल ही गलत टाइप हो गया है, आप जवाब सही खोज रहे हैं। मान के चलो किसी को लिखना था गॉड, ठीक है, GOD गॉड, उसने स्पेलिंग उल्टा लिख दिया और DOG डॉग, तो कंप्यूटर क्या आंसर देगा, वो तो डॉग का आंसर कुत्ता लिखेगा। अब वो क्या गलत आंसर दे रहा है। सवाल किसने गलती किया ये बताओ, आदमी की गलती है, कंप्यूटर गलती नहीं कर सकता है। अगर आप इंस्ट्रक्शन सही दोगे तो आपका आंसर भी सही आएगा। तो कहने का मतलब कंप्यूटर क्या करता है, समस्याओं का भंडारण है उसके पास, सूचनाएं भरपूर है उसके पास, शीघ्र से शीघ्र कार्य करके दे देगा, वो आपको तुरंत दे देगा, करेक्ट इन्फॉर्मेशन देगा, सही इन्फॉर्मेशन देगा, है ना, सब कुछ सही देगा। लेकिन इंस्ट्रक्शन सही मिलना चाहिए उसको। आपने इंस्ट्रक्शन ही गलत दे दिया था, जहाँ प्लस करना था वहाँ माइनस कर दिया था, तो आंसर तो गलत मिलेगा आपको। इसीलिए क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर जितनी चीज़ें हैं वो एक व्यक्ति को उपकरण के साथ जोड़ता है। व्यक्ति और उपकरण के बीच एक संचार का माध्यम है, वो दोनों को जोड़ने का माध्यम है, वो दोनों के अंदर संप्रेषण स्थापित करता है। संप्रेषण बता चुके पहले क्या है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि कंप्यूटर एक इंसान के साथ संचार करता है, उसको समझता है, उसकी बोली गई भाषा को मानता है, उसके बाद प्रत्युत्तर देता है। तो ये संवाद जो स्थापित होता है एक कंप्यूटर के साथ, एक आदमी का, कंप्यूटर मैन का कंप्यूटर के साथ जो संबंध होता है, संचार होता है, उसके बाद वो अंत क्रिया करता है, और इसमें धन बचता है, समय बचता है, टाइम बचता है, और एकदम एक्यूरेट आंसर आपको मिल जाता है, और नई से नई रिसेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ सही उत्तर आपको बहुत कम समय मिल जाता है। ये है आपके कंप्यूटर प्लस। इस डेफिनेशन को हम भेज भी देंगे ग्रुप में, आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी, ये डेफिनेशन आपको मिलेगा, ठीक है। जो हम बोले इसलिए लिखा नहीं है, समझा दिया है, हम लिख करके आपको भेज भी देंगे, कोई दिक्कत। अब चलते हैं आगे। कंप्यूटर के विकास और उसके इतिहास के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, उसके इतिहास के बारे में भी थोड़ी सी हम बात करेंगे। कंप्यूटर के डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, जी क्या हुआ, कंप्यूटर की बात करें तो हम एक बात बहुत पहले से जानते हैं, न ओनली फॉर कंप्यूटर हम बोल रहे, ये बात नहीं है। हम जानते हैं कि किसी भी चीज़
कि जब हमको आवश्यकता पड़ती है किसी भी चीज़ की, जब हमको आवश्यकता होती है तभी हम उस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी ले पाते हैं। पता है आपको? ठीक है, तो जब हम उसकी ज़्यादा जानकारी ले पाते हैं तभी जब हमको उसकी आवश्यकता होती है, मतलब आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ठीक है, तो अब आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इस कंसेप्ट ने कंप्यूटर के साथ भी बहुत बड़ा बदलाव ला करके दिखाया। कैसे बदलाव ला करके दिखाया? ठीक है, उस बदलाव के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जब भी कोई मानव किसी यंत्र का इस्तेमाल करता है तो उसको क्या होता है, वो काम आसानी हो जाता है, आसानी से होता है और सफलतापूर्वक वो आसानी से उस काम को कर पाता है, समय बचाता है, पैसा बचाता है, मेहनत बचाता है, सब बचाता है। इसी चीज़ ने मनुष्यों को कई चीज़ों की तरफ अग्रसर किया, जैसे गिनती। मनुष्य को गिनती नहीं आती थी। हमने बताया था पहले दिन क्लास में, याद होगा आपको, कि जब स्टार्टिंग का टाइम था तो लोगों को गिनती नहीं आ रही थी, तो लोगों ने क्या किया, हम फिंगर्स पे गिनते थे, जो हमारे हाथ हैं इस पे आने वाली 10 उंगलियां, इसको गिना करते थे। बाद में क्या हुआ, बाद में हमने इस 10 उंगलियों के साथ 20 उंगलियां कर लिया है। कैसे? 10 हाथ की, 10 पाँव की। इसके बाद और ज़्यादा नंबर तो था नहीं, खोज कैसे करते हैं हम। पेड़ की पत्तियां थी, बहुत सारी पत्तियां, तोड़ते रहो, कितना तोड़ोगे, उससे गिनती करने लगे। और उसके बाद फिर अगर हम और आगे बढ़े तो लोगों ने धीरे धीरे डेवलपमेंट किया, फिर एबाकस का टाइम आया और धीरे धीरे हम आज के युग में प्रवेश कर गए। तो कहने का मतलब यह है कि हमको पहले गिनती नहीं आती थी। क्या नहीं आती थी? गिनती नहीं आती थी, लेकिन हमने गिनती सीखी और पत्थर के टुकड़ों से, लकड़ी के टुकड़ों से, तीलियों से, ठीक है, कंकरियों से खरोच बना करके, निशान बना करके, संकेत के माध्यम से, इन सब के सहारे से गिनतियाँ गिनी। बाद में हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इन सब से हमने क्या किया, गिनती सीखी, इन संख्याओं का आविष्कार हो गया और आज इसका कितना बड़ा रूप हमारे सामने है, बहुत बड़ा रूप हमारे सामने है गिनतियों का। आज जितनी बड़ी संख्या बोलो उतनी बड़ी संख्या लिखी जा सकती है, लिख सकते हैं ना। और कोई हमको तीली नहीं चाहिए, कोई बहुत सारा टाइम टेकिंग नहीं होगा और किसी पढ़ने वाले को बोलने में समय नहीं लगेगा, मिनटों में वो गिन के बता देगा कितना है। पहले अगर तुमने 1 लाख लकीर खींच दिया तो 1 लाख लकीर को गिनना तो पड़ेगा ना पहले, तब ना कोई बताएगा 1 लाख है। तो वो सिस्टम नहीं है, आज हम बहुत नज़दीक आए। इसीलिए हम बात कर रहे हैं, जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था गिनती को लेकर के हुआ था। सबसे पहले एबाकस आया था। एबाकस में मेन फोकस गिनती पर किया गया था। ठीक है, एबाकस के बाद का टाइम नेपियर बोन्स पर आया। नेपियर बोन्स ने क्या किया, लॉगरिथम को लॉन्च किया। लॉग का नाम सुने होंगे, 9-10 में पहले लॉग पढ़ते थे हम, लॉग एंटी लॉग मैथमेटिक्स का हिस्सा है। तो अगर हम बात करें एबाकस के बारे में बात करें, हाँ बोलो क्या हुआ, हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं। क्या पहला जो सिस्टम आया एबाकस का आया। एबाकस खोज हुआ था, जिसको किसने बनाया था? एबाकस फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। उसके बाद क्या आया, नेपियर। हाँ, उसके बाद क्या आया, नेपियर्स बोन का टाइम आया। नेपियर्स बोन में क्या था, नेपियर बोन ने उससे भी ज़्यादा चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश किया, पहले की तुलना में ज़्यादा अच्छा किया। उसमें लॉग की पद्धति को लॉन्च किया गया। लॉग मैथमेटिक्स का हिस्सा है, लॉग एंटी लॉग सुना होगा, उसको लॉन्च किया। फिर पास्कल आया। पास्कल के बारे में लोगों को पता नहीं था। तब पहले एबाकस आया, बाद में नेपियर्स जोन, उसके बाद पास्कल, ये भी गणना ही करने का यंत्र था। फिर डिफरेंस इंजन आया, ये 1823 में आया था डिफरेंस इंजन। ठीक है, इसमें क्या था कि चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर को बनाया था और जिस आधार पर वो काम कर रहा था, उसी को आधार मानते हुए इसको तैयार किया गया था। किसको? हाँ, किसको? डिफरेंस इंजन को। डिफरेंस इंजन ने क्या किया, 20 डिजिट तक सारणी को सही सही गणना कर सकता था। ये 1833 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हो गया था। इसके बाद क्या हुआ कि अगर हम बात करें तो चार्ल्स बेबेज की ही एक स्टूडेंट थी। चार्ल्स बेबेज जिसका नाम ले रहे हैं द फादर ऑफ कंप्यूटर, उन्हीं की एक स्टूडेंट थी
जिसका नाम था लेडी अडा लेवेल्स, ठीक है, लेडी अडा लेवलेस। तो उसने क्या किया, बाइनरी सिस्टम को खोज किया। ये सब आपको मिल जाएगा, हम डाल देंगे, वीडियो में डाल देंगे, ठीक है। उसने क्या किया, बाइनरी प्रणाली खोजी। बाइनरी क्या है, ये भी मैथमेटिक्स का ही हिस्सा है। मैथ में एक सब्जेक्ट, मैथ के अंदर एक भाग होता है अलजबड़ा, नाम सुना होगा। उस अलजबड़ा में, अलजबड़ा का एक भाग होता है बूलियन अलजबड़ा। बात समझ रहे हो, मैथ में होता है अलजबड़ा और अलजबड़ा में होता है बूलियन अलजबड़ा, और बूलियन अलजबड़ा के अंदर होता है बाइनरी, और बाइनरी के अंदर होता है 0 और 1। एक होता है 0, एक होता है 1। 0 का मतलब नो और 1 का मतलब यस। अगर ऑपरेशन 1 आ गया इट मीन्स इट इज सक्सेसफुल, ऑपरेशन 0 आ गया इट मीन्स नॉट सक्सेसफुल। इस सिस्टम पर डिफरेंस इंजन ने अपना काम करना शुरू किया। इस तरीके से देखें तो एबाकस जो मशीन बनाई गई, पहली कंप्यूटर की गणनात्मक की मशीन जो कि चार्ल्स बेबेज ने बनाई, फिर दोबारा से उन्हीं के स्टूडेंट ने, जिसको हमने कहा लेवलेस ने, नाम था लेडी अडा लेवलेस, उसने उन्हीं के नियमों को थोड़ा चेंज मेंज करके, नेपियर जोन को नहीं, नेपियर बोन्स को नहीं, पास्कल को लेकर के नहीं, बल्कि एबाकस के सिस्टम को थोड़ा डिफरेंस करते हुए उसने बनाया और उसमें बाइनरी सिस्टम को उसने इस्तेमाल में लाया। तो इस तरीके से, और आज के डेट में हम जान रहे हैं, तो हम जान रहे हैं कि कंप्यूटर की 5 श्रेणियाँ हैं। पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी, तीसरी श्रेणी, चौथी श्रेणी, और आज के डेट में हम 5वीं श्रेणी में हैं। कंप्यूटर इज इन इट्स 5th जनरेशन। कंप्यूटर की जो जनरेशन है, पहला जनरेशन एबाकस से शुरू हो जाता है और आज का लेटेस्ट कंप्यूटर हमारे 5वें जनरेशन का हिस्सा है, ठीक है। ये कंप्यूटर के 5 जनरेशन हुए। अगर हम बात पहले जनरेशन की करते हैं, दूसरे जनरेशन की करते हैं, तीसरे, चौथे और 5वें जनरेशन की करते हैं, तो सब में क्या कुछ हुआ था इसके बारे में भी बहुत कुछ है। वो हम आपको, इस पर भी वीडियो एक अलग से रेडी है, लेकिन हम उसको बनाए नहीं थे, तो वो वीडियो बना करके वो भी हम भेज देंगे, लेकिन ऐसे हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। 5 जो जनरेशन हुआ, इस 5वें जनरेशन में आज का लेटेस्ट कंप्यूटर भी शामिल है। लेकिन कुछ जनरेशन में अगर बाकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है सब में, वो हम बताएंगे डिटेल्स में, लेकिन 1-2 प्रॉपर्टी ऐसी है जो हर जनरेशन में कॉमन है। मतलब जब हम बात करते हैं पहले जनरेशन की कंप्यूटर की, तो वो बहुत बड़ा साइज़ का था, बहुत ही बड़ा साइज़, इतना बड़ा साइज़ था कंप्यूटर का कि उसको हम, मतलब जैसे आज रखते हैं नहीं कर सकते, बड़ा हॉल चाहिए था रखने के लिए, हाथी की तरह से। उसके बाद वाला जनरेशन सेकेंड आया तो उसका साइज़ कम हो गया, तीसरे में और छोटा हुआ, चौथे में पोर्टेबल आ गया, और 5वां आज का अपडेट है, आप लेके आते हैं, लेके जाते हैं, पाम टॉप तक आ गया है। दूसरा क्या हुआ, पहले जनरेशन से इस जनरेशन तक में, सब जनरेशन में कंप्यूटर की स्पीड बढ़ती चली गई। पहले वाला बहुत ही स्लो मोशन में काम करता था, बाद का थोड़ा स्पीड बढ़ा, फिर स्पीड बढ़ा, फिर स्पीड बढ़ा, बढ़ते ही चला गया, और फाइनली आज के डेट में जो हमारे पास कंप्यूटर है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। इन नो टाइम एवरीथिंग एबल टू डू, करने के लिए सक्षम है वो, ये पहले नहीं था। तीसरा क्या हुआ, हर जनरेशन में कुछ नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता चला गया। वो जो टेक्नोलॉजीज़ को हमने इस्तेमाल किया उसके हिसाब से जनरेशन उसका बोला जाने लगा, उसके हिसाब से हम जनरेशन को काउंट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद, लेकिन हम इसके बारे में डिटेल यहाँ पे बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको लग रहा है कि मैम उठ गई हैं अभी, तो इसका मतलब है कि सेकेंड घंटी जो है उसका टाइम शायद हो गया है ना, उसके लिंक भी तुम लोगों को आ गई होगी, तो इसीलिए हमको अपना क्लास में ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम इसमें बता दे रहे हैं आपको, जितना चीज़ बोले हैं इसके बारे में दे देंगे। इसके बाद हम अगले क्लास में जब बात करेंगे तो कंप्यूटर के प्रकार के बारे में बात करेंगे। कितने किसकी क्लास? मैम का क्लास अभी नहीं होगा, 5 बजे शाम में। ओ तो चलो, तो हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दे रहे हैं, ठीक है। हम जो बोले थे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो करेंगे उसके बारे में तुमको बता दे रहे हैं पहले।
क्योंकि अगला इसके बाद हम करेंगे कंप्यूटर का जनरेशन बताएंगे इसमें। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्यूटर के जनरेशन के ऊपर बात करेंगे, प्योरली डिटेल्स कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। और अभी हम बात करेंगे कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर का प्रकार जो है वो क्या है? कंप्यूटर को वैसे 3 हिस्सों में लोग बांटते हैं, चाहे वो हाइब्रिड कंप्यूटर हो, डिजिटल कंप्यूटर हो, या फिर एनालॉग कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे, वो भी नेक्स्ट वीडियो में ही बात करेंगे। एनालॉग में क्या होगा? एक ग्रीक भाषा से आया हुआ वर्ड है। एनालॉग कंप्यूटर ग्रीक भाषा से आया हुआ वर्ड है, जिसमें क्या होता है कि किसी भी दो राशि में समरूपता बनाते हैं। दो राशि में समरूपता, अगर हम बोले तुम सब में और मेरे में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है? तुम सब लोग एक मोबाइल यूज़ करते हो और हम भी मोबाइल यूज़ करते हैं, ये कॉमन हुआ ना। लेकिन डिफरेंस क्या होगा? सबका मोबाइल अलग कंपनी का होगा, अलग अलग कॉस्ट का होगा, अलग दाम का होगा, अलग कीमत का होगा। ठीक है, दूसरी तरफ क्या होगा? अगर हम बात करें तो सब में एक और चीज़ कॉमन है, सब में अलग अलग सॉफ्टवेयर भले हो, लेकिन सबके इसमें गूगल मीट है। अगर गूगल मीट नहीं था तो हम लोग नहीं जुड़े होते अभी, तो ये कॉमन है। तो इस सब तरह की दो राशि में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो एनालॉग कंप्यूटर का हिस्सा है। अगर हाइब्रिड कंप्यूटर में जाते हैं तो ये थोड़ा उससे अलग हो जाता है। इसमें क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर में, हाइब्रिड वर्ड बना हुआ है जब एक चीज़ में कोई दूसरी चीज़ को मिक्स कर दिया जाता है तो हाइब्रिड आता है। हाइब्रिड, एक चीज़ में कोई दूसरी चीज़ को अगर हम जोड़ दें, आज की डेट में हाइब्रिड का बहुत इस्तेमाल होता है। बायोलॉजिकल साइंस में भी देखो अगर, तो दो पौधों को मिक्स करके तीसरा पौधा डेवलप कर रहे लोग हाइब्रिड की वजह से। केमिस्ट्री के अंदर भी हाइब्रिड का अलग यूज़ है, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं वहाँ पे हम। लेकिन ये अलग तरह से हाइब्रिड का काम है, यहाँ पे क्या है नहीं है इसके बारे में भी जानेंगे हम। और डिजिटल कंप्यूटर में डिजिट का इस्तेमाल होता है, जो डिजिट हम लोग जानते हैं, गिनती का नंबर। ठीक है, जो आजकल डिजिटल क्लॉक्स आती है, घड़ी देखा होगा, तो ये चीज़ के बारे में हम जानते हैं। तो खैर इस सब के बात करें, भले मैम क्लास नहीं ले, लेकिन यहाँ पे लोग आ चुके हैं क्लास लेने के लिए। जैसे कि हम कॉलेज में, तुमको पता होगा, चूँकि हमने बैकग्राउंड चेंज नहीं किया है। ठीक है, अगर बैकग्राउंड चेंज होता तो शायद तुमको पता नहीं होता, बट आई हैवंट डू डैट। तो इसीलिए आप लोग समझिए कि यहाँ पे हम, हाँ बोलिए क्या हुआ? इस सब्जेक्ट को फिर से बोलो। इंग्लिश सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाएंगे? आई थिंक हमको लगता है शबाना वारसी पढ़ाएंगे या अमित सर, कोई एक सर, अमित सर या शबाना वारसी। शबाना वारसी मैम या अमित सर पढ़ाएंगे। वो हमको पता नहीं हो, लिंक आ गया है। ठीक है, चलो हम क्लास यहाँ एंड कर रहे हैं, बाकी क्लास कल करेंगे। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट जो कल किया था वही तुमसे फिर कह रहे हैं, तुम लोगों में से जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो ठीक है, हैव अ गुड डे, टेक एट होम, स्टे एट होम, बी सेफ। चलो थैंक यू, स्टे, चलो थैंक यू। जो लिंक भेज रहे हैं वो चैनल है, ठीक है, इसको सेव कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग लाइक नहीं करते तो क्या करें? आप लोग शेयर नहीं करते, लाइक शेयर कर देना चाहिए था। क्या हुआ अम्बे कुमारी? कहाँ करते? नहीं करना चाहिए ना, तुम लोग नहीं करते हो, सब लोग नहीं करते हो, कर दिया करो, शेयर किया करो। चलो ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।